सभी लोग इस वीडियो को शेयर करते। चलो चलो चलो। हमें क्या चाहिए? लेके रहेंगे, लेके रहेंगे आरक्षण, 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 भैया मांगे, भैया मांगे, भाभी मांगे, भाभी मांगे, भाभी मांगे, बहन मांगे, बहन मांगे, बड़े भी मांगे, बड़े भी मांगे, छोटे मांगे, छोटे मांगे, ओबीसी मांगे, ओबीसी मांगे, एससी मांगे, एससी मांगे, 27 वाला, 27 वाला, 21 वाला, 21 वाला, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे आरक्षण, 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 आरक्षण। चलो ये पकड़िए तो हम थोड़ा बोलें। देखिए साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि 2-4 दिन से इतना र्यूमर फैल रहा है, लोग किस तरीके से बैठ के चीज़ें स्क्रिप्टेड करके लोगों को गाली दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से हमारे धरना के भी साथी आहत हैं, हम सभी लोग भी आहत हैं। तो हम चाहते हैं कि जो ये घरों में बैठ के 10 बाई 10 के कमरों में बैठ के, एसीओ में बैठ के और रहेंगे, कहीं जंगल में बताएंगे मंत्री आवास के बाहर बैठ के, तो मैं उन सभी साथियों से, उन बड़े भाइयों से, उन बुजुर्गों से और उन समाज के वक्ताओं से ये निवेदन करता हूँ कि ये धरना स्थल है, वो लोग आएँ और सभी साथियों के साथ हम भी बैठेंगे, वो भी बैठेंगे। अगर हम 27%, 21% की बात नहीं कर रहे हैं और कहीं से भी ये प्रूफ होता है कि हम 5844 की बात कर रहे हैं, पहली बात तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम लोग इतने बड़े नहीं हुए हैं, हम लोग सरकार नहीं हैं, हम लोग पावर में नहीं हैं कि हमें हमारी बात जैसे मनवाना हो वो मनवा लें। तो हम आपको ये 47 दिन 48 दिन यहाँ बैठाने की, और देख रहे हैं बारिश भी हो रही है, तो बारिश में आप लोगों को हम लोग ना बैठाते, हम लोग किसी को यहाँ यातनाएं न झेलने के लिए छोड़ते। ये बहन है, इनका हाथ तोड़ने के लिए हम लोग वहाँ धरना न दिलवाते। ये अगर इतना हमारा सिस्टम होता, इतना हम मजबूत होते। और रही बात भाई, कितने कष्ट के साथ, कितने मेहनत के साथ दीपक कुमार के पास हम लोग मिलने गए, इस चीज़ का हम लोग बयान नहीं कर सकते थे। वहाँ हमारे और भी साथी थे, सब लोग लगे थे कम से कम 5 का डेलीगेशन चलेगा, लेकिन वास्तविक स्थिति यही थी कि 2 से 3 पास हमारे नहीं बन पाए। ये हमारा लगता है कि दुर्भाग्य है, हम उतने पहुँचे हुए लोग नहीं हैं और हमारा उतना संघर्ष कमज़ोर है। इस वजह से लगता है कि हम लोग वहाँ तक उनसे 2 से तीसरे लोग नहीं मिलने जा पाए। और जो लोग साथी गए थे, आशीष भाई, उनके स्वयं के वहाँ लोग नौकरी करते हैं, हमारे दोस्त वहाँ सचिवालय में नौकरी करते हैं, उनके बिहाफ पे गए थे। और आप सभी लोगों को बता दें कि अंदर वेटिंग रूम तक आप चले जाइए, इसके बाद फिर से पर्ची देनी होती है कि किसको मिलना है, किस मुद्दे पे मिलना है, क्योंकि जो अधिकारी होता है उसको ये चीज़ें नहीं पता होती है कि कौन आया है, किस मुद्दे पर है। जब आप पर्ची लिख के देते हैं और कितने लोग मिलने के लिए, तो वहाँ भी सारी बात रखी गई और लोग कह रहे हैं कि इस मुद्दे को एक से 1.5 मिनट में इन लोगों की बात सुनी गई, सारी चीज़ें कंक्लूड नहीं। तो भाई आप बता दो कि जब आप यही सारी चीज़ें जो यहाँ बता रहे हैं, कोर्ट में अभी तक क्या घूंघट छिल रहे थे? क्या आप लोग उस तरीके जितना प्रफन्ना लेके जाते हो? और बताओ कि आयोग की रिपोर्ट के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, आयोग ने जो ऑर्डर दिया उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो वही रिपोर्ट और अपना ज्ञापन तो ले जाएंगे। और रही बात, हमको नहीं पता कि 1 से 1.5 मिनट में, हाँ 1 से 1.5 मिनट में हमको लगता है कि सारी बातें कंक्लूड हो जाएंगी, बाकी क्या होगा भगवान जाने। और जो लोग गए थे वहाँ मिलना, उनको मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि यार 3 से 4 बजे तक उनका लंच होता है, और वो हमारे साथी जो गए थे वो बैठे थे, और आप कहीं 1 घंटा बता रहे हो, कहीं 15 मिनट बता रहे हो, कहीं 5 मिनट बता रहे हो, तो और चीज़ों को पढ़ के बता रहे हो। हम तो नहीं पढ़ रहे हैं, सीने से चिपका हुआ है। हम तो जो वास्तविक, अच्छा मेरे अंदर जो वास्तविकता होगी बताओ भाई, वही ना बताएंगे कि कुछ कोई अलग से हम चीज़ों को लेके आएंगे। अगर चीज़ों को स्पेसिफिक बताना हो, हाई कोर्ट के लैंग्वेज में बताना हो,
हाँ, ये सारी चीज़ें पता, तो हमको उसको लिखना पड़ेगा। और भाई इतना आप लोगों के साथ आपने लगाव हो गया है, इतना चीज़ें रोज़ वही चिल्लाते चिल्लाते आरक्षण आरक्षण, और हम लोग तो खुले मन से चिल्ला रहे हैं यार, पूरे सरकार पूरे अपोजिशन हर जगह ये चिल्ला रहे हैं कि आरक्षण का घोटाला हुआ है। वो आरक्षण का घोटाला 5,844 सीटों से भर जाएगा, और उन लोगों को ये नहीं पता कि 5,844 ऐसी सीटें हैं जिन पे बैकवर्ड को ओवरलैप नहीं कराया गया है, और जितने बैकवर्ड ओवरलैप होंगे, जितने सीटें बचेंगी ना बैकवर्ड में, वो भी तो उतने जाएंगे, और यही पूरा मामला है। लेकिन अब लोगों को क्या बताए, जो लोग जिनके कंधे पे बंदूक रख के चलाया जा रहा है, जब तलक तब तलक बोलते हैं वो लोग, उनको ये नहीं पता कि पहले बोलना सीख लो, पहले चीज़ों को समझ लो, पहले इस चीज़ का अध्ययन कर लो। और कहते हो कि आज के दिन से धरना, तो जो आयोग में लड़ रहा है उनसे पूछ लो, और जो तुम्हारे कोर्ट के मसीहा हैं उनको पहले दिन जीपीओ पार्क में इस मुद्दे के लिए कौन बुलाया था, उनके अब्बा बुलाए थे कि उनके दादा बुलाए थे, ये बता दो। जो भास्कर बताते हैं कि अमरिंदर अभी बच्चे हैं, उनको मैं बता दूं कि सबसे पहले जब रिजल्ट नहीं आया था उस दिन से मुद्दा लड़ रहा हूं, और इनको बुला के मैं ब्रीफ किया था, विजय भाई के सबूत हैं। जीपीओ पार्क में बुला के बातें हुई थी नहीं हुई थी, विजय भाई पहले बताइए। यही भास्कर भाई थे, हम थे, और हमारे साथी थे नवीन सिंह, जो सेलेक्टेड हैं। अगर मैं जागरूक न होता पहले दिन से, तो ये स्थिति न बनती कि मैं उस कोरोना काल में, जहाँ लखनऊ नहीं अपना जिला क्रॉस करने के लिए पास चाहिए होता है, और मैं दिल्ली तक गया हूँ। जितनी एनसीबीसी की सुनवाई है, बहुत लोग कह रहे हैं कि हम अपने खर्चे से, अपने जान से जाके वहाँ, तो उनका खर्चा वही 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर का रहा होगा, हमारा पूरा 700 किलोमीटर पड़ता है, और घर से, और 10 लोगों को लाद के ले जाते थे। ये बता दें, बाकी आप लोग डिसाइड करेंगे। मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग जो कहेंगे, जो आपका निर्णय होगा, लेकिन मैं बस इतना चाहता हूँ हमारा समाज न टूटे, यहाँ से निगेटिव मैसेज ना जाए। जिनको लगता है कि हम बेहतर कर सकते हैं वहाँ बैठें, हम लोग कहिए हट जाएंगे। अगर आप लोग ये चीज़ डिसाइड करेंगे, आप लोग चाहते हैं कि हम लोग हट जाएं, क्या चाहते हैं आप लोग? हाँ, तो आप लोग बारी बारी से अपनी बात लाइव सेशन में रखिए, उनसे बड़े भाइयों से आगाह करिए कि भैया आप लोग आइए, बैठ के बात कर लीजिए। कम गुणांक किसका है, ज़्यादा गुणांक किसका है, और कौन फेल है। कुछ लोग पहले हमको फेल भी कहते, लेकिन इत्तेफाक ये हुई कि जब गाली वाली खाए, अपना मुंह अपना, जब उनको जब लास्ट में रिजल्ट दिखाए। और रही बात, ये जो र्यूमर था मैं इस वजह से कर रहा था कि जनरल के सब लोग हमको जानते थे कि ये फेल है, कभी मैंने किसी को रिजल्ट नहीं देखा, लेकिन समाज की लड़ाई थी कि लोगों को, अपने लोगों को मुझे दिखाना पड़ा। तो बारी बारी से सभी साथियों से, पहले आशीष भाई से शुरुआत करिए कि क्या मामला है पूरा, क्या हुआ वो है, और क्या चाहते हैं आप लोग। देखिए, हम सभी साथियों से ये कहना चाहते हैं, उस दिन जो कुछ भी हुआ, और हम लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। अंदर सिर्फ 3 लोग गए थे, और बाहर हम लोग वहीं पे बरामदे में मौजूद थे। हम अमरेन भाई और भी कई लोग मौजूद थे। जो वहाँ पे एक्चुअल स्थिति थी, वो आकर के यहाँ धरना स्थल पर भी सबको बताया गया। और अब ये जो बाद में जो गुमराह करने वाली बातें तमाम 5844 की मांग की जा रही है, ये की जा रही है, हकीकत तो ये है कि अभी तक आप लोगों के लिए कुछ भी है ही नहीं। शासन और प्रशासन में अभी तक कोई विचार ही नहीं किया जा रहा था। अब जब ये धरना इतना किया जा रहा है, आज लगभग 48वां दिन है धरने का, और कंटिन्यू धरना की वजह से जो शासन पे, जो सरकार पे दबाव बना हुआ है, और विपक्षी पार्टियों में भी अपनी चर्चा है, लोग अपने मुद्दे को उठा रहे हैं। तो मिला के इसी सब चीज़ों का संज्ञान लेते हुए जो हमारे बाबा जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने संज्ञान लिया इस पर, और इस पर वो चर्चा एक कर रहे हैं। अब उस चर्चा में लीगली रूप से क्या जायज़ है, क्या किस चीज़ पर विचार करना चाहिए, क्या चीज़ उचित है, ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों पे चर्चा होकर के तब ये चीज़ें निकल के आएंगी ना कि अभी आपको क्या मिलेगा। तो अभी ये सब एक मनगढ़ंत कहानियाँ हैं कि आपको क्या मिलने वाला, 5844 मिलेगा, या कुछ लोग अपना याची लाभ के लिए चिल्ला रहे हैं, कुछ लोग 5844 के लिए चिल्ला रहे हैं, कुछ लोग 27% और 21%, जो कि आपका जेन्युइन हक है, अधिकार है कि आपको यूआर की कट ऑफ के नीचे
27% का आरक्षण होना चाहिए। वो चीज़ आप मांग तो अपनी जायज़ करोगे ना, नाजायज़ मांग आप कर ही नहीं सकते हो। तो मांग 27% और 21% की थी, है और रहेगी। और उसके बाद विचार शासन क्या विचार करता है, प्रशासन क्या विचार करता है, वो उस पर बाद में डिपेंड करता है। इसलिए सभी साथियों से अनुरोध है कि अफवाहों में ना पड़ें और जितने ये गुमराह करने वाली पोस्टें और तमाम चीज़ें जो चल रही हैं इन पर कतई विश्वास ना करें और सिर्फ अपने सभी साथियों की तरफ से केवल 27 और 21% की ही मांग की जा रही है। धन्यवाद। देखिए, जो भी यहाँ पे मतलब मतभेद बना हुआ है, उसकी मतभेद को दूर करने का एक ही तरीका है। ये जो भी 5844 की बात कर रहा है और जिसको लग रहा है वो सभी इस धरने में आए और दोनों पक्ष बैठे। अमरिंदर भाई, विजय भाई इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार हैं कि जो दूसरी जो रिजवान भाई और हैं फिरोज भाई हैं, वो भी आए धरने पे। दोनों लोग सामने बैठ के बीच में हम लोग सारे जितने भी धरने के भाई बहन हैं वो बैठेंगे, अपनी बात रखेंगे और जो भी जिसकी भी बात सही होगा वो लीड करेगा और जो गलत होगा उसे जूते मार के यहाँ से भगा दिया जाएगा। यहाँ पे किसी प्रकार की अराजकता न फैलाएं। यहाँ हाथ टूटा है तब भी धरने में बने हुए हैं और इस तरह की अगर भ्रांतियाँ फैलाई जाएंगी तो मैं और मेरे जैसे जो भी हैं वो किस आधार पे हमारा साथ देंगे, कैसे ये हमारा धरना आगे बढ़ेगा, कैसे हमें सफलता मिलेगी। इसलिए हम सभी से यही कह रहे हैं कि भ्रांतियाँ न फैलाओ, जो फैला रहे हैं उनके झांसे में आओ। जो भी बात करनी है, जिसकी भी जो समस्या है वो डायरेक्ट बात करें। ये वही लोग हैं जो अभी धरने में, जिनको पता नहीं है 45वां दिन है कि 47वां दिन। हाँ, अभी कभी धरने में आए नहीं, उनको ये भी नहीं पता कि धरना जो है CRT चल रहा है कि NCRT चल रहा है कि इको गार्डन में चल रहा है। और ज़्यादा जिसको दिक्कत हो आए, सामने हम लोग बैठ रहे हैं, दोनों पक्ष सामने बैठेगा, बीच में हम लोग बैठेंगे, उसके बाद सामने सामना होगा और जिसकी बात सही मानी जाएगी उसके पीछे हम लोग जाएंगे और नहीं तो जो गलत निकलेगा उसको जूता मारा जाएगा यहीं बैठ के। हम लोग आज जो है धरना दे रहे हैं, हम लोग यहाँ धरने में आइए, आपको पता चलेगा यहाँ कौन सही है कौन गलत है। फालतू का जो अफवाह मत सुनिए। धन्यवाद। भैया नमस्कार, मैं पवन मौर्य मऊ से। हम लोग यहाँ पे 48 दिन से धरना दे रहे हैं, आज 48वां दिन है। लेकिन आप लोग कभी कभी आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं, कभी गेट पर से वीडियो बनाते हैं, कभी मंदिर पर से वीडियो बनाते हैं, कभी मस्जिद पर से वीडियो बनाते हैं। अरे भाई आइए यहाँ सामने बैठ जाइए, दोनों पक्ष रहेंगे। अब मतभेद हो सकता है क्योंकि सभी को नौकरी चाहिए, सभी लोग नौकरी के लिए बैठे, कोई आवाज़ लेने के लिए यहाँ पे नहीं बैठा है कि जाके आवास विकास अधिकारी से हम लोग बात कर रहे हैं। सभी लोग यहाँ नौकरी के लिए बैठे हैं। तो आप लोग आइए, हम लोग का सबका मोटो एक ही है कि हमको नौकरी चाहिए और सबको एक ही चाहिए, कोई 10, 20, 50 नहीं लेगा और सबको एक ही मिल जाए वही बहुत है। और रही बात मतभेद की, तो भाई मतभेद हो सकता है, गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं, इंसान से भी होती है, गलतियाँ इंसान से भी होती हैं। लेकिन आप लोग आइए, धरने में आइए और यहीं बैठ के हर बात कीजिए। आप कहीं से और बात करेंगे, आइए कहीं से और बात करेंगे तो इसमें बीच में पीछने वाले हम लोग हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग धरने में आइए। वेद भाई, सुमित भाई और फिरोज भाई, भास्कर भाई, राजन जायसवाल जो भी हैं, इस तरह के लोग आएँ और आमने सामने बैठ के बात करें। धन्यवाद। बोलिए। मैं मिर्जापुर से नरेंद्र कुमार सिंह। मैं लगातार धरने में काफ़ी दिनों से बना हूँ, लगभग 1 महीने धरने से लगातार हूँ। बीच में घर गया था, फिर आया हूँ, फिर रहूँगा जब तक हम लोग का निस्तारण नहीं होगा। लेकिन हम लोग धरने को एकदम काफ़ी अच्छे ढंग से लड़ रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि हम लोग का निस्तारण हो, हम लोग पूरा करेंगे। इस बात के लिए नहीं कि हम आपस में लड़ते रहें और गुमराह होते रहें। इसलिए जितने भी भाई जो है कि मतभेद है लोगों में, वे लोग अगर हैं, ऐसा लग रहा है कि नहीं ये हो रहा है, तो लोग आएँ और आमने सामने बात होगी और जो बात सही है दोनों लोग बताएं, उसमें जो उचित होगा वो होगा और जो सही है सरकार वही करेगी और सरकार हमारे में आपके कहने से करेगी। उसको जो सही लगेगा, संवैधानिक लगेगा वही करेगी, क्योंकि आगे चुनाव है। इसलिए
जो भी लोग गुमराह कर रहे हैं, जो भी भाई हैं, ऐसा हम किसी का मतलब वो नहीं करते हैं कि हमारे लिए सभी समान हैं और सब हमारे बड़े भाई हैं दोनों लोग, लेकिन सभी लोग आए और हमारे सामने बैठ करके पूरी बात को, क्या वास्तविकता है, क्या बातें हो रही हैं, कौन क्या कर रहा है, वो आए बताएं, हम लोग उसको जाने और जो वास्तविकता हो वो बात क्लियर किया जाए। हम लोग गुमराह न हो, हम लोग लगातार धरने में यहाँ संघर्ष करते हैं, लेकिन हम लोग का कोई मतलब नहीं निकलता है। या तो हम लोग घर चले जाएं सभी लोग, क्या मतलब है अगर यहाँ हम लोग गुमराह हो रहे हैं। इसलिए भाइयों से सही से निवेदन है कि अगर ऐसी कुछ बातें हैं मन में तो आइए, दोनों पक्ष बैठे और जो ही बातें हैं दोनों को आमने सामने क्लियर किया जाए, जिससे कि हम लोग का जो है मत एकदम फिर हम लोग का दिल जो है कि एकदम साफ हो जाए कि हाँ ये बात है, सही है। न किसी में कुछ गुमराह हो रहे हैं यार कि हमारा नहीं होगा, वो सोच रहे तुम्हारा नहीं होगा। कुछ लोग तो यही सोच रहे हैं कि यार ये लोग आपस में लड़ रहे हैं तो सरकार का पक्ष क्या सोचेगा, अधिकारी क्या सोचेंगे, वो सोचेंगे यार चलो लड़ते हैं, लड़ते रहने दिन को हमारा क्या जा रहा है, समय इनका बर्बाद होगा। और तो हम भी जानते हैं कि कोर्ट से 100% फैसला सही के पक्ष में आएगा, लेकिन भाई कब आएगा, 2 साल 4 साल हम लोग ऐसे चलते रह जाएंगे। अभी तक कुछ निर्णय हो नहीं रहा है, इसलिए हम लोग जमीनी संघर्ष पे लगे हुए हैं कि हम लोग का निर्णय जल्द से जल्द हो, इसलिए जमीनी संघर्ष पे लगे हुए हैं। एक तो सब जान रहा है कि निर्णय होगा हमारा 100% सही है, हम लोग साथ न्याय हुआ है, इसलिए इस सब बात को ध्यान रखिए। अगर ऐसा है तो दोनों पक्ष आए सामने बैठे हम लोगों के और पूरी बात क्लियर करें। धन्यवाद। आप बोलिए जरूर बात को। सभी साथियों को नमस्कार। हम तो पकड़ा बना रहा हूँ। प्रमुख सचिव से मिलने के बाद मैंने सारी बातें उसी दिन बता दी थी लाइव सेशन के माध्यम से अमरेंद्र भैया के पेज से, और उसके बाद कल रात में मैं 12:30 बजे मनोज प्रजापति भैया का पोस्ट देखा, क्योंकि उन्होंने भी इतनी मेहनत करी है और घरों में बैठे लोग उन पर भी, क्योंकि उनका गुणांक थोड़ा ठीक है तो उन पे कटाक्ष कर रहे हैं। चलो अच्छा उनका गुणांक ठीक है, लेकिन आप इतने जुड़े हुए लोग हो कि हम यहाँ 48 दिन से बैठे हैं और मेहनत कर रहे हैं। आप मेरे पे भी जो है पहले बोलते थे कि कम गुणांक है लोहा का तो लोहा जाए, हम घर पे बैठे आराम करेंगे। चलो अब आए, अब मेहनत कर रहे हैं तो हम पे भी कटाक्ष करोगे, तो उसके वजह से मनोज भैया दुखी होकर वो लाइव बनाए और मैं फिर मुझको मजबूरन जो है 1:30 बजे रात के एक पोस्ट लिखनी पड़ी। पूरा साक्ष्य मैंने बताया कि वहाँ क्या क्या घटित हुआ। अभी सुबह आते ही लाइव सेशन के माध्यम से पुनः बताया क्या हम यहाँ हाथ तोड़वाए हैं इनका, ये 63 गुणांक इनका है 5844 के लिए। क्या हमारे बाबा जी खत्म हो गए, हम गए नहीं, मम्मी को चोट लगी है, पट्टी चढ़ी है, तो क्या हम यहाँ पे जो है सारी इतनी मुसीबतें झेल रहे हैं 5844 के लिए। 62.5 गुणांक हमारा है, दीदी का 63 गुणांक है। आप लोगों को समझ में नहीं आता कि आप लिख क्या रहे हो। जो है अनर्गल आलाप करने से बेहतर है आप यहाँ पे आके हकीकत देखिए। और कुछ लोग कुछ आते हैं चुनाव जितवाने जो है, तो ऐसे राजनीतिक और दलाल लोगों से बचें, क्योंकि उनका काम अब भद्दगी करना बचा है जो है, बाकी अब उनको नौकरी नहीं चाहिए। भैया हमें इस बात की जानकारी नहीं थी कि आप लोग इतना गिर जाओगे, आप लोगों का स्तर इतने ज़्यादा गिर जाएगा। ये जंग पूरे ओबीसी का है, आपका अकेला नहीं है, ना तो इन लोगों का है। और अमरेंद्र भाई और विजय भाई तो ये तक कह रहे हैं कि भाई हम सामना करने के लिए तैयार हैं कि कौन 5844 की बात कर रहा है और कौन 21% और 27% की बात कर रहा है। हम लोग यहाँ पर 300 किलोमीटर दूर से आते हैं, ऐसी तैसी नहीं आते हैं कराने। आप लोग अगर इस धरने का नेतृत्व कर रहे हो तो आप अच्छी तरह से करिए। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो कि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। भाई 10 के कमरे में बैठ के लाइव आकर के कौन 5844 की बात कर रहा है, कौन 21% और 27% की बात कर रहा है। इस बात का फैसला वहाँ नहीं होगा, इस बात का फैसला इको गार्डन में धरना स्थल पे सभी लोगों के सामने होगा। यहाँ पर आइए, कौन 5844 की बात करता है, कौन 21% और 27% की बात करता है। नहीं आप इस चक्कर में मत रहना, हम भी बुंदेलखंडी यादव जूतों से मारेंगे। बहुत सही। भास्कर भाई सिखाना चाहेंगे कि जो भी गलतफहमी आपको लग रही है, आइए धरना स्थल में सभी लोग बैठे हुए हैं और सभी लोगों के सामने बात होगी और क्या गलतफहमियाँ हैं समाज को छिन्न भिन्न मत करिए। यहाँ पे 75 जिला से भाई बहन दूर से आए हुए हैं और बारिश में भीग रहे हैं, कितने लोग बीमार हैं, पीड़ित हैं, कैसे कैसे धरना चल रहा है। आप लोग घरों को बैठ के जो भी है, आपके साथी जो फिरोज भाई हैं, एटा से सुनील जी हैं,
सभी लोग आए और यहीं पर आ जाए, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और आइए बैठ के बात होगी, जो भी गलत फहमी है उसको दूर किया जाएगा। और अकेले अकेले कुछ आप लोग मीटिंग में जा रहे हैं, उल्टा सीधा 5,844 की पोस्ट, कहीं इसकी पोस्ट, कहीं इसकी पोस्ट, काहे गुमराह कर रहे हैं समाज के लोगों को। और लड़ाई सरकार से लड़नी है तो सारी एनर्जी एक तरफ लगा के, एक दिशा में लगा के हम लोगों को अपनी नियुक्ति लेनी है। यहाँ की इधर उधर करके लड़ाई और ना ही नेतागिरी चमकारी है। यहाँ किसी को विधायकी और सांसदी का चुनाव नहीं लड़ना है। और एक बार फिर पुनः कर रहा हूँ कि आप धरने में आइए और हम लोग बैठे हुए हैं, आइए यही बात होगी सबके सामने। नमस्कार मित्रों, मैं कानपुर से। मैं आप सबसे बस एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आप सब लोग धरने पर आइए अपने 27% आरक्षण के लिए। और जो 55, 48, 44 की बात हो रही है इसको इग्नोर करिए, इसकी कोई बात नहीं हो रही। यहाँ हर व्यक्ति केवल और केवल 27% की लड़ाई लड़ रहा है और जो 80 भाई है वो लोग भी 21% के लिए यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। नमस्कार। मैं अनिल कुशवाहा कानपुर नगर से। मेरा एक ही अनुरोध है, सभी लोग समाज को जोड़ने और तोड़ने वाले जो भी भाई बहन हैं सभी लोग एक मंच पे आकर सिर्फ 27% और 21% की बात करें और उसी के आंदोलन करें सब लोग मिलकर। मैं यही तस्वीर कर सकता हूँ। नमस्कार भैया, यहाँ पर 200 में लगभग 80 लोग ऐसे बैठे हैं जिनका जुड़ान कम है। तो वो मूर्ख नहीं है। अगर वो मूर्ख होते तो यहाँ नहीं बैठते। बात 27 और 21 की ही हो रही है, ना कि 58-44 की। जिससे लग रहा है 58-44 की बात हो रही है। यहाँ धरने में आए, अपना संदेह दूर करें और सभी लोगों से निवेदन है कि सोशल मीडिया पर कम जुड़ान करने की अफवाह न बनाएं। धन्यवाद। भाई मेरा नाम अनिल कुमार है। जो भाई दूर से इधर उधर की बातें कर रहे हैं वो यहाँ धरना स्थल पर आकर जो भी बातें कहनी है साफ सुथरी बातें करें। यहाँ धरना में आए सभी भाइयों को गुमराह ना करें, नहीं जूता निकाल के मारेंगे हम। जौनपुरिया मौर्य हैं, हम दिखा देंगे उनको हम भी। धन्यवाद। और कह रहे हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है 64 है, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और सुमित और फिरोज भाई जो बोल रहे हैं ना, आके अपना यहाँ पे बैठ के बात कर लें, सब क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे और वो बोल रहे हैं कि आके अपना भ्रम दूर कर लें। हाँ भाई बात हम भैया बात बलिया से बोलते हैं। जिसको भी कंफ्यूजन है, जिससे भी कंफ्यूजन है, हमारे से कंफ्यूजन है, विजय भैया से कंफ्यूजन है, अमरेंद्र भाई से कंफ्यूजन है, वो आए हमारे सामने बैठे बात करें। हम 21 तारीख से यहाँ पे हैं लखनऊ में इन लोगों के साथ। तबीयत खराब होने, प्लेटलेट डाउन होने के कारण से 14-15 दिन के लिए हम घर चले गए थे, एडमिट हो गए थे। उसके बाद आज आए हैं, मेरा पहला दिन है। हम आने के बाद यहाँ देखे कि बहुत सारा कंफ्यूजन यहाँ चल रहा है। मेरी बहन का हाथ टूटा है, संघर्ष किए, शिक्षा मंत्री का घेराव किए, लाठी खाए, जेल गए। उसके बाद से भी इतना कंफ्यूजन किस लिए लड़ रहे हैं? हम अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, वो अपनी नौकरी के लिए लड़ रहे हैं, सब अपने लिए लड़ रहे हैं और सब सामान्य के लिए लड़ रहे हैं। कोई कंफ्यूजन है भाई, आइए आप बैठिए, बात करिए, हम भी रहेंगे, सब रहेगा सामने, इस मामले का निस्तारण किया जाए। ठीक है भैया बाबू। वंचित शिक्षक है, उन सभी को मेरा नमस्कार। मैं विनोद कुमार रायजी से। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन चल रहा है। ये कंफ्यूजन हम लोगों को काफ़ी नुकसान दे सकता है। जब हम मिल के लड़ेंगे तो हम अपनी बात प्रशासन तक पहुँचा सकते हैं। अदरवाइज हम अपनी अपनी बात अपनी अपनी बातों को सही करने में लगे रहे, अपनी को सही दिखाने में लगे रहे तो कमज़ोर होगा। जो आप एक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं ओबीसी समाज के लिए, कमज़ोर वर्ग की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, ओबीसी और एससी जो आप एक सीट के लिए लड़ रहे हैं, वो सब कमज़ोर हो जाएगा। तो ये निवेदन है कि आप लोग ये सब कंफ्यूजन खत्म करें और एक जो सही आपको जो मजबूती दे रहा हो उसके लिए काम करें। नमस्कार। मन भाई
जिस तरीके से आज उनका देखा जा रहा है कि यार जब हम लोग हफ्ते से इधर उधर की बातें कर रहे हैं, भाई अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो चले आओ ना धरने में। क्या दिक्कत है आपको? घर बैठने में तो बड़ा मज़ा आता है, तो कम से कम यहाँ धरने में आओ। और हम सब लोग 22 तारीख से जिस तरीके से हम सब लोग रह रहे हैं, अब हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि इन सब लोग, क्योंकि मैं 24 घंटे इन सब लोग के साथ रहता हूँ, विजय भैया हो या अमरेश भैया। इन 24 घंटों अब कैसी हालात में सब लोग रह रहे हैं। आप लोग एक अभी मैंने 2-3 दिन पहले पोस्ट किया था कि अभी तक पैसे की क्या ज़रूरत आ गई इस लोग की, जहाँ यानी धंधा बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो यार ये बताओ कि जो 100 महीने से रुका हुआ है वो झक मराने के लिए यहाँ बैठा हुआ है, तुम सब लोग पैसे के लिए बात कर रहे हो। पैसा कैसे आ रहा है हम सब लोग जानते हैं, एक एक रुपये के लिए मोहताज हैं सब लोग। लेकिन आप लोग कहते हैं कि हाँ आप लोग क्यों अकाउंट जारी कर दिए। यहाँ कम से कम पर डे का यहाँ का खर्चा आप देखो, फुल आपको पता चल रहा है कि कितना खर्चा होता है। हम सब लोग तो देर में उठते हैं, लेकिन ये दोनों भैया अमरेश भैया विजय सुबह ही 6 बजे निकल जाते हैं किसी न किसी से मिलने के लिए। फिर इसके बाद में रात में 10-11 बज जाता है वहाँ से आने के बाद में। हम सब लोग कुछ ही नहीं पता चलता है कि भैया कब आएँ कब पहुँचे। आप सब लोग खाली बस 5844 उसमें लगे रहो, इसके बाद में तुमको योगी देगा, वही ले रहोगे 2022 में। मेरा नाम अमित कुमार है। मैं चाहता हूँ कि जो भी इसमें अफवाहें फैलाई जा रही हैं 69 होते हैं 59 होता है, 58,44 दो ही होता है। हम चाहते हैं कि इधर के पक्ष के लोग और उधर के पक्ष के लोग दोनों लोग आमने सामने बैठें, तो हम लोग बीच में बैठे हैं। जो सब होगा उसका निर्णय हम लोग निकालेंगे, तो फिर देखेंगे कौन सत्य है और कौन झूठ बोल रहा है। अमरिंदर भाई और राजीव विजय भाई एक साथ बैठे हैं, और उधर से जो लोग पक्ष के विपक्ष के लोग हैं जो अफवाहें फैला रहे हैं वो लोग आके बैठें, हम लोग साथ में बैठेंगे और अब देखेंगे कि कौन सत्य बोल रहा है। भाई मेरा विवेक सिंह मंजिला फरखाबाद से आया हूँ। मैं बस एक बात करना चाहता हूँ कि बात 27% और 21% होगी और कम बस से बात कराइए तो ही चुके बोलिए। सभी को नमस्कार। जितने भी लोग जुड़े हैं निवेदन है कि वीडियो को आप शेयर करेंगे जिससे अधिक लोगों के तक हमारी बात पहुँच सके। क्योंकि एक जानबूझ के झूठ फैलाई जा रही है, वो झूठ का नाम है 5844 और ये फैलाने वाले वही लोग हैं जो चाहते ही नहीं कि इस मामले का कोई हल निकले। उनका ये मानना है, उनका ये सोचना है कि ये एक ऐसी खेती है जिससे उनकी बहुत अच्छी फसल तैयार हो सकती है और जिस फसल को काट कर वो अपनी एक पीढ़ी को तो अच्छा जीवन दे पाएंगे। वो वही लोग हैं, उनको भी पता है कि 5844 इस मामले का हल है ही नहीं। 5844 देखिए, जब हम ये कहते हैं कि 3.86% हमको रिजर्वेशन मिला है, तो आपको क्या लगता है कि 5844 दे देने से 27% पूरा हो जाएगा? क्या ये संभव है? क्या आशीष यादव जो पहले दिन से आज तक कोरोना का दौर रहा हो, चाहे तमाम मुसीबत परेशानी झेलने के बाद लखनऊ आना जाना रहा हो और मुकदमा लड़ना रहा हो, लाठी खानी रहा हो, क्या इनका हो जाएगा? क्या काम? क्या मुझे कोई लिखकर गारंटी दे देगा कि मेरा 5844 में चयन हो जाएगा? अगर है कोई देने वाला तो पूरे उत्तर प्रदेश से उस व्यक्ति का मैं स्वागत करता हूँ कि वह यहाँ धरने में आया और मुझे लिखित में दे 5844 में मेरा चयन। मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। हालांकि पहली बात तो ये 5844 का भ्रम इसलिए दूर कर दीजिए कि 5844 वो पद हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी में जबरन जनरल से भरे गए। वहाँ पे ओबीसी के लोगों को ओवरलैप करके जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे उनकी ओवरलैपिंग रोक के जनरल के लोगों को भरी गई। तो कहने का ये मतलब है कि जब ये 5844 लोग वहाँ से हटाए जाते, उनकी जगह हमारे ओबीसी के भाई होते, तो 5844 ऊपर जाते अनरिजर्व कैटेगरी में और उतने ही नीचे आते सीट। तो जो सीटें खाली होती हैं हमारी नीचे से जब ऊपर जाते हैं वो, तो 27% की क्राइटेरिया में जो 5844 लोग और हमारे होते वो वहाँ पे होते। तो हमारा ये दोहरा नुकसान है। अगर जरा सा भी आपने पढ़ाई लिखाई करी हो तो 2 को गुणा करके देख लीजिएगा कि कितना नुकसान होता है। अगर आपको बात करनी है तो आप उस पर बात करिए। अगर आप लीगली 5844 की बात करना चाहते हैं तो अगर 2 का पहाड़ा भी आता है तो आप उसमें 2 का गुणा करके रख लीजिएगा, क्योंकि जिस रिपोर्ट के जिस पन्ने के जिस पॉइंट को पढ़ के आप ये भ्रम फैला रहे हैं उसमें आपको विचार करने की ये जरूरत है कि 5844 ऐसे पद कहे जा रहे हैं जो ओबीसी के अभ्यर्थियों से भरे जाने थे, लेकिन वहाँ पे जनरल अभ्यर्थियों से भर दिया गया। यानी ये अनरिजर्व कोटे की बात है कि अनरिजर्व कोटे में जो 50% ओपन भरी जानी थी सीटें, उसमें 5844 पद ऐसे थे ओबीसी के फ्रेश, बगैर कोई स्पेशल कैटेगरी के। तो ऐसे फ्रेश ओबीसी की सीटें थी जो ओबीसी के लोगों से भरी जानी चाहिए।
लेकिन एमआरसी के नाम पे, जिला आवंटन के नाम पे, फसल का जिला देने के नाम पे उनको ओबीसी के कोटे में जबरन फिट कर दिया गया और वहाँ पे जनरल लोगों का चयन हो गया। तो आयोग की रिपोर्ट का यही कहना है कि 58 से 44 वो लोग हैं जो जिनका चयन ओबीसी से होना था, लेकिन वहाँ पे जनरल वर्ग के लोगों को भर दिया गया। ये बातें बेवकूफ़ मत बनिए, किसी के बहकावे में मत आइए, किसी छलिया के चक्कर में मत पड़िए, जिसका काम ही है लोगों से धनुगाही करना, जिसका टारगेट ही शुरू से रहा है कि 10,000 याची बनाने हैं। पुरानी वीडियो कहीं पड़े हो तो उठा के पलट के देख लीजिएगा। इसका पहला दिन से टारगेट रहा होगा कि 10,000 याची बनाएंगे। उससे आप उसको पूछिए आप कि क्या 10,000 लोगों को याची लाभ मिल जाएगा क्या सरकार 10,000 लोगों को दे के फिर 12,000 को देने में उसको कोई आपत्ति है क्या? इस मामले का सिर्फ एक हल है, जब वो 27% उनको पूरा करना होगा, और आज नहीं तो कल उनको करना ही पड़ेगा। वो 27% और 21% जो हमारे शेड्यूल कास्ट के भाइयों का है, उसमें से अगर एक पद भी कम भरेंगे तब तक ये मामला न्यायालय में चलता रहेगा। बगैर इसके निस्तारण के कोई 58 से 44, कोई 10,044, कोई 20,044 काम नहीं आएगी जब तक 27% और 21% आरक्षण पूरा नहीं किया जाएगा। अगर एक सीट भी कम रहेगी तो एक आदमी मुकदमा लड़ेगा न्यायालय में, और न्यायालय को उसी तत्परता से सुनना पड़ेगा जितना वो 20,000 के लिए सुनती। उस एक सीट के लिए भी वो बहुत शिद्दत से सुनेगी, क्योंकि मामला रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ है। इसलिए 58 से 44 को किसी को भरने की जरूरत नहीं है। कल मैंने पोस्ट डाली थी, कई लोगों ने स्पष्ट किया। मनोज प्रजापति भाई लाइव थे और हालांकि बहुत इमोशनल थे। हम लोग आपस में कल फ़ोन पे बात कर रहे थे, तभी वो बड़े उदास थे कि कितनी मेहनत करके, कितना आप लोगों ने, सब ने मेहनत करके उस आयोग की रिपोर्ट को पाने के लिए आपने क्या क्या कोशिशें करी हैं। गर्मी, धूप, बरसात, सब कुछ झेला है, शारीरिक आर्थिक दोहन हुआ है आपका। इतना सब कुछ करने के बाद तब जाके वो आयोग से रिपोर्ट प्रकाशित हो पाई, जिसमें साफ साफ पता चला कि आपका हक अधिकार लूट लिया गया। तो संगठित होकर पहले सरकार को इस बात पे मजबूर करने में समझदारी है कि हमारे आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुआ है। अभी तो ये सरकार सीना ठोक के कह रही है कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है, हमने सब कुछ सही किया है। तो पहले इकट्ठा होकर इस बात के लिए राजी तो कर लो कि गलत हुआ है। जब वो अभी ये भी मानने को तैयार नहीं थी तो आपने कैसे तय कर लिया कि 58 से 44 या कोई अन्य मांग आपकी पूरी कर दी? ऐसा सरकार कभी नहीं। शारीरिक रूप से जो दिव्यांग थे उन्होंने 89 दिन धरना किया, अपनी बातें मनवाई, लेकिन जो हमारे मानसिक रूप से दिव्यांग भाई हैं, क्षमा करिएगा मैं दोबारा कह रहा हूँ, जो हमारे मानसिक रूप से दिव्यांग भाई हैं वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि जब अभी तक सरकार इस घोटाले को मानने को तैयार नहीं है तो वो कैसे 58 से 44 किसी को दे देगी। एक तरफ आप कह रहे हो कि अभी इस मामले का जल्दी हल होने नहीं जा रहा, तो फिर तुम 58 से 44 की बात कैसे कर रहे हो? पहले तुम ये तय कर लो कि तुम्हें विरोध किस नाम पर करना है। हम लोगों का विरोध करना है तो पहले अपना तरीका सुधारो, अपना मुद्दा तय करो, एजेंडा तय करो कि किस मुद्दे पे हमारा विरोध करना है। हम लोगों का विरोध करना है और किस मुद्दे पर इन तपस्वियों को गाली देनी है तुम्हें, किस मुद्दे पर तुम्हें धरने में बैठे लोगों को गाली देनी है और मेहनत करने वाले लोगों को गाली देनी है। आज ये जो तुम सचिवालय में पास बनवा के मीटिंग भी करके आ रहे हो ना, ये इनकी तपस्या की देन है। इतने दिन तुम 1.5 साल से सचिवालय की गेट के अंदर नहीं घुस पाए, क्यों नहीं घुस पाए? तुम चले गए होते कोर्ट कचहरी के दम पे मिल आए होते। आज तुम जो ऑर्डर लेके जा रहे हो, अधिकारियों के सामने बैठ रहे हो, वो ऑर्डर है? तुम्हारी भी अंतरात्मा जानती है कि कोई ऑर्डर नहीं है। अभी हमारा पक्ष सुना जा रहा है, अभी सरकार का पक्ष बाकी है। दोनों का पक्ष सुन के जिस दिन सिंगल बेंच का जजमेंट आएगा उस दिन, जैसे आयोग की रिपोर्ट को लेकर हम लोग धरना दे रहे हैं, अगर कोर्ट का ऑर्डर आया होता तो उसी कोर्ट को बेस बना के हम लोग यहाँ धरना दे रहे होते। लेकिन तुम्हें लोगों को सिर्फ बेवकूफ़ बनाना है, क्योंकि तुम्हें धन कमाना है। और हम लोग ये बैनर हम लोग ऐसे हाथ में नहीं ले सकते, लिए बैठे हैं। इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग जान दे देंगे, इसलिए ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग जेल भर देंगे, तुम्हारी तरह घर नहीं बैठेंगे। हम तब भी जेल में बैठेंगे और यहाँ बैठेंगे इस 27 और 21 के लिए। और तुम सिर्फ लोगों को गुमराह कर सकते हो, लोगों से धनुगाही कर सकते हो, अपनी जेब भर सकते हो, लेकिन इस 27-21 के लिए हम लोग सरकार की जेल भर सकते हैं। अगर तुम्हें फर्क समझना है, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं अगर उनको फर्क समझना है कि लड़ाई का मुद्दा क्या है, कुछ लोगों को जेब भरनी है और हमें 27-21 नहीं मिला तो उसके लिए हमें जेल भरनी है। इसलिए हम लोग यहाँ इको गार्डन में 47 दिन 48 दिनों से धरना दे रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को कुछ नहीं कहूँगा। मैं खुले मन से इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि सभी इसको शेयर करिएगा, कि सभी अफवाह फैलाने वाले बेवकूफ़ों तक ये पहुँचनी चाहिए कि अगर आपको अपनी बात कहनी है, अपनी बात मनवानी है, अपनी बात को सही साबित करनी है तो खुला चैलेंज है, इको गार्डन खाली है, आओ, पूरा प्रदेश बुलाओ, सभी लोग एक साथ बैठे और तुम सबूत दो कि हमने कहीं पे 5844 की बात की है। अगर नहीं दे सकते तो अपने आप को ओबीसी मत कहना, तुम किसी दलाल की पैदाइश, दलाली करके पैदा हुए होते। ये बात उनको बोल रहा हूँ सिर्फ अपने तुम छोटे से उद्देश्य के लिए। वो कुछ ऐसे हमारे भाई हैं
जो किसी पार्टी कार्यालय में दिन भर बैठे रहते हैं, वहाँ फोटो खींचते हैं, उनकी टोपी सर पे लगा के वो समाज के हितैषी बनने का ढोंग करते हैं। सबकी फोटो मेरे पास। हद करोगे तो जिस समाजवादी पार्टी कार्यालय में तुम जाके बैठ के वहाँ फोटो खींचते हो और उनके जिलाध्यक्षों से बात करते हो, तुम्हारी हैसियत नहीं है कि अगर एक बार वहाँ हम लोग बोल देंगे तो उस कार्यालय में पैर नहीं रख पाओगे। तुम जूती की नोक के बराबर तुम्हारी औकात नहीं है। तुम जहाँ जाते हो, तुम जहाँ जाते हो विज्ञाने, वहाँ हम लोग बुलाने पर भी नहीं जाते। अखिलेश यादव नौकरी दिलवाएंगे हमको, अखिलेश यादव नौकरी देंगे। दम हो तो बोल दें अखिलेश यादव कि आरक्षण का घोटाला हुआ है, आज यहाँ सड़क पर उतर जाए, चंद्रशेखर रावण बन जाए, आके हमारे बीच में बैठ के बोल दें कि आरक्षण घोटाला हुआ है, समाजवादी पार्टी का मुद्दा लड़ेगी। नहीं करवा पाओगे और ना वो आदमी करेगा, क्योंकि तुम्हें सिर्फ चापलूसी करनी, तुम्हें वहाँ जाके कोई छोटा मोटा टिकट लेना। और हम लोग 27-21% के लिए जेल भरने के तैयार। हम तो खुल के कहते हैं यहाँ पे तुम आओ, हमारे संघर्ष की गवाही देखनी है ना, आके पूछो इन तपस्वियों के बारे में। यहाँ के एक सिपाही जो पुलिस के सिपाही हैं, उन सिपाहियों से इन सिपाहियों के बारे में पूछना, तो वो आपको बताएंगे कि ऐसे लोग जो कह रहे हैं जरूरत पड़ी तो जेल भर देंगे। और तुम जेल भरने वाले क्या समझोगे यार, संघर्ष क्या होता है? 3 किलोमीटर से तुम अपने घर से यहाँ नहीं आ सकते, तुम हमें बताओगे कि संघर्ष की परिभाषा क्या होती है, संघर्ष कैसे होता है? तुम चुपचाप घर बैठो। अभी हम सरकार से लड़ रहे हैं, जिस दिन तुमसे लड़ने पे आएंगे ना, तुम्हारी औकात तुम्हारे घर में घुस करके बता देंगे। बहुत सही। ठीक है, ये मेरी शालीनता को मेरी कमजोरी मत समझो। जितनी तुम्हारी उम्र है उतना मेरा तजुर्बा है, उतना तजुर्बा मैं साथ में लेके चलता हूँ। ठीक है, इसलिए अपने अपने कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, अकड़ोगे तो जिस दिन जकड़ जाओगे उस दिन तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।